गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पेपर नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। मोंटेसरी पद्धति का विस्तार। मारिया मोंटेसरी थी, उन्होंने मोंटेसरी पद्धति का विस्तार किया और वो लगभग पूरे संसार में प्रसिद्ध है। मतलब सभी देशों में मोंटेसरी पद्धति है वो चलती है। आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं। मारिया मोंटेसरी ने मोंटेसरी पद्धति को जन्म दिया और मोंटेसरी पद्धति संसार के सभी देशों में प्रचलित है। यह पद्धति बाल शिक्षा के लिए बहुत प्रभावशाली है। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं मारिया मोंटेसरी का जीवन चरित्र। मतलब उनके जो लाइफ के स्ट्रगल हैं, उन्होंने कहाँ से मोंटेसरी पद्धति को शुरू किया और बच्चों के लिए इसका क्या महत्व है। अब हम पढ़ते हैं उनका प्रारंभिक महत्व। अनुभव है। मारिया मोंटेसरी का जन्म इटली में 1870 में हुआ। वह इटली की पहली महिला डॉक्टर थी और तत्पश्चात वह संसार की प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हुई। पहले इनकी इच्छा अभिनेत्री बनने की थी और इस उद्देश्य के लिए उसने एक नाटकीय स्कूल में प्रवेश भी प्राप्त किया, परंतु शीघ्र ही उसने अनुभव किया कि उनके जीवन का उद्देश्य कुछ और है। उसने स्कूल छोड़ दिया और लेडी डॉक्टर बनने का निश्चय किया। लेकिन उन दिनों इटली में मेडिकल कॉलेज के दरवाजे स्त्रियों के लिए बंद थे। उनके सामने यह समस्या थी कि प्रवेश किस प्रकार प्राप्त हो, और उसने एक चाल चली और प्रवेश पाने में सफल हो गई। स्वयं एक प्रवेश पत्र पर अपना नाम एम मोंटेसरी लिखा। अधिकारी यह सोच ही नहीं सकते थे कि वह एक स्त्री यह कार्य कर सकती है, और उन्होंने पुरुष समझकर उन्हें प्रवेश दे दिया। यह पहली इटालियन नारी थी जिसे डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की उपाधि मिली और इससे उनके उचित योग्यता का परिचय मिलता है। अब मानव विज्ञान का प्राध्यापक। उन्होंने सबसे पहले मानव विज्ञान का प्राध्यापक बनने का अवसर प्राप्त किया। सन 1900 से 1907 तक उसने रोम विश्वविद्यालय में 7 वर्ष तक एक मानव विज्ञान के अध्यापक के रूप में कार्य किया और वहाँ उसे बच्चों के संपर्क में आने का अवसर प्राप्त हुआ। मेडिकल कॉलेज से संबंधित मानसिक व्याधि से पीड़ित बच्चों का एक विभाग था। मोंटेसरी से कहा गया कि वह भाग्यहीन बच्चों का निरीक्षण करे और उसने व्याधिग्रस्त बच्चों तथा उनकी शिक्षा के अध्ययन में विशेष रुचि ली और उन्होंने निम्नलिखित बातों का पता लगाया। ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण शिक्षा में चमत्कारी प्रभाव के लिए सर्वोत्तम साधन है, और दूसरा था जड़ बुद्धि का कारण बच्चों के ज्ञानेंद्रियों का कुंठित होना है, और तीसरा यदि सामान्य बच्चों की शिक्षा के लिए भी ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण की पद्धति को अपनाया जाए तो परिणाम और भी उत्साहजनक हो सकते हैं। उसके बाद पाठशालाओं की निरीक्षिका। उन्होंने पाठशालाओं का निरीक्षण किया। सन 1907 में गुड बिल्डिंग ऑफ डॉक्टरेट और रोमन एसोसिएशन ने गली मोहल्लों में कुछ स्कूलों के निरीक्षण के कार्य के लिए आमंत्रित किया, और 3 से 7 वर्ष के बच्चे जो गलियों में घूमते शरारतें करके लोगों की नाक में दम कर देते थे, उनके माता पिता सुबह ही काम पर चले जाते, और मोंटेसरी ने निरीक्षण कार्यभार संभाला और सन 1907 में सबसे पहले एक नया स्कूल खोला और उसका नाम था शिशुगृह। यहाँ उन्होंने बच्चों को शिक्षित बनाने का एक नया ढंग निकाला और वह था बच्चों के ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण। वह सच्चे वैज्ञानिक की तरह उसने शिशु विकास संबंधी वास्तविक यथार्थों का अध्ययन किया, और उनके बाद वो शिशु स्कूलों की निरीक्षिका बनी। और सन 1922 में इटली सरकार ने उसे बच्चों के स्कूलों के निरीक्षिका नियुक्त किया, और वह नौकरी करते हुए शिक्षकों को अपने नए ढंग का प्रशिक्षण भी देती रहीं। यूरोप के अन्य देशों एवं इंग्लैंड के शिक्षकों ने भी मोंटेसरी पद्धति में प्रशिक्षण लिया। इटली से उसका भाग जाना। इटली में मुसोलिनी सत्ता में आया और वह एक फासिस्ट नृशंस शासक था। वह बच्चों को युद्ध के लिए शिक्षित करना चाहता था, किंतु मोंटेसरी है वो बच्चों की स्वतंत्रता के लिए दृढ़ समर्थक थी और वह इस प्रकार के वातावरण में कार्य नहीं कर सकती थी। अतः वह भागकर हॉलैंड चली गई और वहाँ जाकर एक स्कूल खोला। उसके बाद वो उनकी भारत में यात्रा रही, वो हम पढ़ते हैं। मोंटेसरी सन 1939 में भारत आई और वहाँ पर सन 1951 तक रही। वह भारत में अपनी पद्धति का प्रचार करती रही तथा उसी के अनुसार अध्यापकों का प्रशिक्षण करती रही, और सन 1951 में वह हॉलैंड चली गई तथा सन 1952 में वहीं उनकी मृत्यु हो गई। हॉलैंड में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद हम देखते हैं उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी। उन्होंने पुस्तकें लिखी नए संसार के लिए शिक्षा, और दूसरी है शिशु का रहस्य, और तीसरी है शिक्षा का पुनरुद्धार, चौथी है बच्चे की खोज, पांचवी है मानवीय शक्तियों का प्रशिक्षण, और छठी है शिक्षा तथा बच्चे की शांति। अब उन्हें उसे प्रेरित करने वाले विचार। शिक्षा, बच्चे का शरीर बढ़ता है, आत्मा विकसित होती है। ये दोनों शारीरिक और मानसिक स्वरूप ही एक शाश्वत जीवन के 2 रूप हैं।
और इसका अर्थ यह हुआ कि हमें विकास के इन दोनों रूपों में निहित रहस्यात्मक शक्तियों को न तो समाप्त करना चाहिए और न ही अवरुद्ध, अपितु हमें तब तक प्रतीक्षा करनी चाहिए जब तक वे अपने आप को प्रदर्शित नहीं करती हैं। मोंटेसरी पद्धति के आधारभूत सिद्धांत। सबसे पहला है स्वतंत्रता का सिद्धांत। यह सिद्धांत शिक्षा के विकास में स्वरूप का परिणाम है और मोंटेसरी का विश्वास है कि बच्चे की अभिवृद्धि या विकास में किसी भी प्रकार की बाधा या रुकावट नहीं होनी चाहिए। स्वतंत्रता सभी व्यक्तियों का जन्मसिद्ध अधिकार है और पूर्ण स्वतंत्रता से स्वतः विकास होता है। वह इस बात का समर्थन नहीं करती कि बच्चे पर नियंत्रण रखा जाए, क्योंकि उसका विचार है कि इससे उसकी आंतरिक शक्तियाँ या तो नष्ट हो जाती हैं या कुंठित हो जाती हैं। मतलब बच्चे को स्वतंत्र रखना चाहिए ताकि वो स्वतंत्र होकर सीख सके। उसके बाद 2 नंबर है आंतरिक विकास। मोंटेसरी का विश्वास था कि शिक्षा मन के भीतर से ही होनी चाहिए। यदि कोई शैक्षणिक कार्य प्रभावशाली हो सकता है तो केवल वही बच्चे के व्यक्तित्व को पूर्ण प्रस्फुटन में सहायक सिद्ध हो सकता है। क्योंकि बच्चे का शरीर बढ़ता है, आत्मा विकसित होती है, तो दोनों शारीरिक मानसिक स्वरूप एक ही शाश्वत जीवन के 2 रूप हैं। उनका विचार है कि शिक्षा बच्चे का संपूर्ण व्यक्तिगत जीवन में सहायता करे। उपयुक्त वातावरण जुटाया जाना चाहिए जिससे बच्चे अपनी सभी आंतरिक क्षमताओं में वृद्धि कर सकें। उनके बाद है नगद पुरस्कार तथा शारीरिक दंड न देने का सिद्धांत। मोंटेसरी के अनुसार दंड तथा पुरस्कार अप्राकृतिक तथा हठात प्रयत्न को प्रोत्साहित करते हैं। इनसे जो विकास होता है वह अस्वाभाविक ही होता है। वह लिखती है कि घुड़सवार अपने घोड़ों को थोड़ी सी खांड इसलिए दे देते हैं कि वे उनके इशारे पर काम कर सके, किंतु फिर भी ये मैदानी स्वतंत्र घोड़े समान तेज नहीं दौड़ सकते। उसके बाद इन्होंने बताया था व्यक्तित्व विकास का सिद्धांत। कहा जाता है कि मोंटेसरी ने श्रेणी शिक्षा पद्धति का अंत किया। मोंटेसरी का विश्वास है कि प्रत्येक बच्चा अलग है, वह अपनी गति के अनुसार प्रगति करता है और सामूहिक पद्धति उसके व्यक्तिगत विकास को अवरुद्ध करती है। वह प्रत्येक बच्चे को एक अलग व्यक्ति समझती है तथा परामर्श देती है कि उनकी सहायता और देखभाल इस प्रकार होनी चाहिए जो उनकी वृद्धि तथा विकास में सहायक हो सके। उसके बाद था बौद्धिक प्रशिक्षण का सिद्धांत। मोंटेसरी ने यह स्वीकार किया कि हमारी ज्ञानेंद्रियां ज्ञान के प्रवेश द्वार हैं, इसलिए इनके प्रशिक्षण और विकास पर ही समस्त जीवन में ज्ञान प्राप्ति पर निर्भर है। उन्होंने बताया है कि 3 से 7 वर्ष की आयु तक ज्ञानेंद्रियां अधिक क्रियाशील होती हैं और इस काल में बहुत अधिक शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। उसके बाद 6 नंबर पॉइंट है शिक्षक संचालिका के रूप में। उन्होंने अध्यापक शब्द हटाकर उसके स्थान पर संचालिका शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि उनके विचार में शिक्षक का कार्य संचालन करना है तथा बच्चे को निर्देशन करना है। उसके बाद स्वशिक्षा का सिद्धांत। मोंटेसरी ने दूसरों द्वारा शिक्षा दिए जाने की अपेक्षा स्वयं शिक्षा पर बल दिया। वह विश्वास करती हैं कि स्वशिक्षा ही सच्ची शिक्षा है और उनका कथन है कि बच्चे के कार्य में बड़ी बाधा न पहुंचाएं। और उसने शिक्षा संबंधी प्रबोधक यंत्रों का आविष्कार किया जो बच्चों का ध्यान आकर्षित करते हैं, उन्हें उनके इच्छानुसार व्यस्त रखते हैं, जो गति, पढ़ाई, लिखाई और गणित की महत्ता का भी ध्यान करवाते हैं। उसके बाद है परियों की कहानी के लिए स्थान न होना। वह परियों की काल्पनिक कहानियों का छोटे बच्चों के पाठ्यक्रम से हटा देना चाहती हैं, क्योंकि बच्चों को भ्रम में डालती हैं और वास्तविक संसार के कार्यक्रम में अपने आप को व्यवस्थित करने में बाधा पहुंचाती है। मतलब बच्चा जो देखता है वही सीखता है और कहानियों को अपने रियल लाइफ में अपनाता है। तो उन्होंने कहा जो ये काल्पनिक कहानियाँ हैं वे आप बच्चों के वास्तविक जीवन में बाधा पहुँचाती है, इसलिए उन्होंने कहा कि बच्चों को परियों की कहानियाँ नहीं पढ़ानी चाहिए। उसके बाद 9वां पॉइंट है मसल प्रशिक्षण। मांसपेशियों के प्रशिक्षण को भी बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा के अभिन्न अंग के रूप में वर्णित किया गया है। उसका विश्वास है कि मांसपेशियों का प्रशिक्षण अन्य क्रियाओं जैसे लिखना, चित्रकारी करना, बोलना आदि में सुविधा प्रदान करता है। यह मांसल क्रियाशीलता को पूर्णतः मनोवैज्ञानिक मानते हैं, अतः इस बात पर जोर देते हैं कि चलना और दौड़ना आदि सब मांसपेशियों के प्रशिक्षण पर निर्भर करता है। डॉक्टर मोंटेसरी द्वारा प्रस्तुत शिक्षा के सिद्धांत पुरानी विचारधारा को खंडित करते हैं। उनकी शिक्षण पद्धति वास्तविक अनुभवों तथा भावनाओं को प्रदर्शित करती है। वह उच्च कोटि के विचारक हैं और शिक्षकों को उसके द्वारा बताए गए सिद्धांतों को यथासंभव अपनाने का प्रयत्न करना चाहिए। उसके बाद है मोंटेसरी पद्धति में शिक्षक का स्थान। क्या स्थान है शिक्षक का इस पद्धति में? मोंटेसरी का कथन है कि शिक्षक को जीवन की गहन साधना से प्रेरित होना चाहिए।
और अपने सम्मान से, जिसे वह मानवता में रुचि के द्वारा प्राप्त करता है, बच्चे के जीवन को विकसित करना चाहिए। उसके बाद है शिक्षक मालिक के रूप में। मोंटेसरी का विचार है कि शिक्षक को मालिक की भांति जो पौधों की देखरेख करता है और बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे बच्चे की प्राकृतिक वृद्धि देखभाल हो सके तथा इससे विस्तृत कार्य में सहयोग प्राप्त हो सके। उसके बाद है प्रत्येक बच्चे का ज्ञान। शिक्षक को प्रत्येक बच्चे के मस्तिष्क तथा चरित्र संबंधी बातों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। उसे प्रत्येक बच्चे के विकास, उसके वजन, ऊंचाई तथा अन्य परिमाणों का वैज्ञानिक ज्ञान होना चाहिए। शिक्षकों के स्थान पर संचालिका। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो मारिया मोंटेसरी है, उन्होंने शिक्षक के स्थान पर संचालिका का नाम दिया। डॉक्टर मोंटेसरी ने शिक्षक शब्द को हटाकर उसके स्थान पर संचालिका प्रयोग किया। वह सोचती है कि ऐसे व्यक्ति का पहला कर्तव्य शिक्षण न होकर संचालन होना चाहिए। उसके बाद है चिकित्सक, वैज्ञानिक और धार्मिकता के गुणों का संपन्न संचालिका। मोंटेसरी के शब्दों में संचालिका को अंशतः वैज्ञानिक, अंशतः चिकित्सक तथा पूर्णतः धार्मिक होना चाहिए। और चिकित्सक के समान उसी रोगी को डांटना तथा झिड़कना नहीं चाहिए, उससे उसकी दशा में और बिगाड़ न हो जाए। वह वैज्ञानिक की भांति परीक्षण और उनके सुपरिणाम तक धैर्य धारण करना चाहिए और धार्मिक व्यक्ति की भांति उसे वहाँ बच्चों की सेवा करनी चाहिए। उसके बाद है बच्चे के व्यक्तित्व में विश्वास। संचालिका को बच्चों की अभिरुचि के अनुसार विकास के अवसर देने चाहिए तथा उसका कार्य उन्हें उपयुक्त वातावरण प्रदान करता है। उसके बाद है नैतिक विशेषताएं। संचालिका की विशेषता बुद्धि नहीं अपितु उसके अन्य गुण हैं। उनमें नैतिक चेतना, धैर्य, प्रेम और मानवता आदि गुण अवश्य होने चाहिए। उसे क्रोध का जो एक बहुत बड़ा पाप है तथा बच्चे को समझने में बाधक है, अवश्य ही अंत कर देना चाहिए। बच्चे के पवित्र और चैतन्य आत्मा को सरल और स्नेहपूर्ण देखभाल की आवश्यकता है। संचालिका का परम उद्देश्य तुम्हारी अभिवृद्धि के लिए मेरा व्यक्तित्व का गुण होना चाहिए तथा संचालिका बच्चे के लिए है। उसके बाद है मोंटेसरी पद्धति के व्यावहारिक कार्य। सबसे पहले है बच्चों का घर। यह नाम डॉक्टर मोंटेसरी द्वारा एक स्कूल को दिया गया। यह घर या स्कूल एक संपन्न परिवार की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। वास्तव में यह एक स्कूल, कार्यशाला और घर की सभी विशेषताओं से संपन्न है। दूसरा है बच्चों के घर का एक चित्र। चिल्ड्रन हाउस में कई कमरे होते हैं। भवन का प्रमुख कमरा अध्ययन कक्ष है। छोटे कमरे जैसे कॉमन रूम, अल्पाहार गृह, विश्राम गृह, हस्तकार्य कक्ष, व्यायामशाला, शौचालय और बच्चों का स्नान कक्ष इत्यादि मुख्य कमरे से संबंधित होते हैं। कमरों में बच्चों की आवश्यकता तथा मोंटेसरी पद्धति की भावना के अनुरूप सामान रखा जाता है। कुर्सियाँ और मेज विशेषकर बच्चों की आवश्यकता अनुसार बनवाई जाती है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत आसानी से उन्हें लगाया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के सोफ़ा तथा लंबी पंक्ति वाली अलमारियां भी उनमें होती है। बच्चे अलमारियों में अपनी पाठ्य सामग्री रखते हैं और अपना अन्य सामान अपने छोटे ड्रायरों में। दीवारों में छोटे काले तख्ते जुड़े होते हैं जिन पर बच्चों के अपनी इच्छानुसार भिन्न प्रकार के चित्र बनाते हैं अथवा चिपकाते हैं। बच्चों को खिलौने, फूल, चित्र, अंतरखेल आदि सामग्री प्रदान की जाती है। भोजन गृह में मेज, कुर्सियाँ, चम्मच, चाकू, जल पात्र आदि सामग्री होती है। बच्चों के बैठने के कमरे में उनकी अपनी छोटी अलमारी होती है जहाँ वे स्नान के लिए अपना साबुन, तौलिया रखते हैं। और बच्चों के घर में एक छोटी सी फुलवारी भी होती है जिसकी निगरानी अन्य विद्यार्थियों द्वारा ही होती है। वे वहाँ खुली हवा प्राप्त कर सकते हैं, खेल सकते हैं, काम कर सकते हैं अथवा सो सकते हैं। यदि वे चाहें तो अपना खाना भी खा सकते हैं। बच्चों की ऊंचाई नापने के लिए पेडोमीटर और तौलने वाली मशीन भी बच्चों के घर में होती है जिससे बच्चों की ऊंचाई, वजन का आलेख रखा जा सके। और बच्चों के घर में 3 प्रकार की गतिविधियों की व्यवस्था है। पहली गतिविधि है व्यवहारिक जीवन में अभ्यास, दूसरी है इंद्रिय शिक्षण और तीसरी है भाषा और गणित शिक्षण के लिए प्रबोधक यंत्र। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यवहारिक जीवन में अभ्यास। बच्चों के घर में किए जाने वाले अभ्यासों का व्यवहारिक जीवन के अभ्यास कहते हैं क्योंकि इनका सीधा संबंध वास्तविक दैनिक जीवन से है। घर के सारे काम बच्चों को सौंपे जाते हैं जो उन्हें श्रद्धा, सावधानी, शांति तथा गौरव से करते हैं। बच्चों से आशा की जाती है कि वे कमरे आदि को साफ रखें तथा उन्हें सुंदरतापूर्वक सजाएं। वे स्वयं अपने वस्त्र पहनने, उतारने और नहाना सीखते हैं और उनसे आशा की जाती है कि वे कपड़े क्रमानुसार लटकाएंगे। वे अपना खाना भी लगाते हैं। बच्चों को विभिन्न गृह कार्यों के अवसर भी प्रदान किए जाते हैं
तथा वे अनुकरण द्वारा कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करना सीखते हैं। उत्साह और प्रसन्नचित्त मित्रता की भावना और पारस्परिक सहयोग इन बच्चों की विशेषताएं हैं। बच्चे अपने हाथ धोना सीखते हैं, वे विभिन्न बर्तनों का प्रयोग सीखते हैं। बच्चे यह भी सीखते हैं कि अपना साबुन तथा तौलिया किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। वे यह भी सीखते हैं कि बाल कैसे बनाए जाते हैं, दांत तथा नाखूनों की कैसे सफाई होती है। बच्चों के घर का प्रमुख उद्देश्य बच्चों को आत्मविश्वास, स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता का प्रशिक्षण देना है। उसके बाद है कर्मेंद्रियों की शिक्षा। व्यवहारिक जीवन के ये अभ्यास कर्मेंद्रीय शिक्षा के लिए बहुत सहायक हैं। मांसपेशियों की शिक्षा टहलने, बैठने, सामान पकड़ने आदि के माध्यम से दी जाती है। बच्चे अपने शरीर की देखभाल, गृह कार्य का प्रबंध है, बागवानी है तथा हस्त कार्य और संगीत की गति कर्मेंद्रियां शिक्षा प्रदान करती है। बच्चे एक पंक्ति में चलना तथा अपने आप को संतुलित करना इन क्रियाओं के द्वारा सीखते हैं। उसके बाद सेकंड है इंद्रिय प्रशिक्षण। रूसो, पेस्टालोजी तथा फ्रोबेल की भांति मोंटेसरी ने भी जोर दिया है कि ज्ञानेंद्रिय ज्ञान की प्रवेश द्वार है। उन्होंने तर्क तथा विचार से भी अधिक महत्व इंद्रिय प्रशिक्षण को दिया है। इंद्रिय प्रशिक्षण को विकसित करने के लिए विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग किया है, जिनमें निम्नलिखित बातें हैं वो इंद्रिय प्रशिक्षण पर प्रकाश डालती हैं। सबसे पहले है रंग के ज्ञान के लिए हल्के लाल रंग के घन, भूरे घन क्षेत्र, हरे तथा अन्य रंग की गोलियां हैं। दूसरा है वजन में अंतर्ज्ञान के लिए लकड़ी की गोलियां जिनकी आकृति तो एक हो किंतु वजन अलग अलग हो। उसके बाद है स्वर के अंतर के लिए। स्वर के अंतर के लिए होता है विभिन्न पदार्थ के नली वाले बक्से। उसके बाद है आकृति के ज्ञान के लिए लकड़ी की नली जो ऊंचाई, व्यास तथा दोनों परिमापों से भिन्न हो, और लकड़ी की जो आकृति में नियमित रूप से भिन्न और जो लंबाई में नियमित रूप से भिन्न हो। उसके बाद है आकार के ज्ञान के लिए धातु, लकड़ी और बक्से आदि पर रेखा गणितीय चित्र बनाना, और स्पर्श की विभिन्नता का अभ्यास कैसे किया जाता है खुरदरे तथा चिकनी सतह के चतुर्भुजाकार मेज लेकर। उसके बाद इसमें प्रयोग लाई जाने वाली पद्धति है और उसकी 3 अवस्थाएं हैं। पहली है बुद्धिगत कल्पना, यह लाल है और वस्तु की पहचान, मुझे लाल दो, और वस्तु के नाम की पुनरावृत्ति, यह क्या है। उसके बाद 3 नंबर है भाषा तथा गणित के शिक्षण के लिए प्रबोधक यंत्र। मैडम मोंटेसरी का मत है कि लेखन शिक्षण पठन शिक्षण से पूर्व हो, मतलब पहले बच्चे को लिखना सिखाना चाहिए और उसके बाद पढ़ना। उनके अनुसार लेखन पूर्णतः यांत्रिक क्रिया है और पठन अंशतः बौद्धिक। लेखन शिक्षण में निम्नलिखित 3 तत्व हैं और वो हैं लेखन चातुर्य, और दूसरा है अक्षरों की आकृति, प्रत्युत्पादन में सहायक गति, और भाषा लेखन के समय शब्दों का स्वर विश्लेषण। उसके बाद उन्होंने क्या बताया, वर्णमाला के अक्षरों को बालू वाले कागजों पर काटकर कार्डबोर्ड पर चिपका दिया जाता है और बच्चों को उन पर अपनी उंगलियां फेरने को कहा जाता है। विद्यार्थी अक्षर ज्ञान सीखते हैं। उसी समय शब्दोच्चारण, पहचान, स्मरण इन 3 अवस्थाओं में सिखाया जाता है। कुछ अभ्यास हैं जिनके द्वारा विद्यार्थी लेखन कला पर अधिकार पाना सीखते हैं। सबसे पहले है पढ़ाई सीखना। मोंटेसरी बच्चों द्वारा वाक्यों को जोर से पढ़े जाने के पक्ष में नहीं है। बच्चे के हाथ में कार्ड दिया जाता है जिसमें प्रमुख वस्तु का नाम लिखकर चिपकाया होता है। बच्चे को लिखित वस्तु के स्वर में धीरे धीरे परिवर्तित करने को कहा जाता है, फिर उसे जल्दी जल्दी पढ़ने को कहा जाता है, और कुछ अभ्यास के बाद बच्चा शब्द का शुद्ध उच्चारण करना सीख जाता है। उसके बाद उन्होंने दिया ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण। मोंटेसरी की ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षण देने के लिए योजना अति व्यापक तथा विस्तृत है और इसके लिए उन्होंने विभिन्न प्रकार के उपकरणों का निर्माण किया, और इसकी प्रमुख विशेषता है कि एक उपकरण एक समय में केवल एक इंद्रिय का प्रशिक्षण करता है, और इस प्रकार किया जाता है कि कुछ वर्णन कुछ ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण के उदाहरण देकर किया जा रहा है। जैसे सबसे पहले घ्राणेंद्रिय। नासिका के प्रशिक्षण के लिए बच्चे को विभिन्न प्रकार की सुगंधित पुष्प वस्तुएं सूंघाई जाती है और फिर उसके नेत्रों पर पट्टी बांधकर उससे उनमें से कोई वस्तु सूंघने को दी जाती है और उसका नाम पूछा जाता है। मतलब सुगंध के द्वारा बच्चों को किसी वस्तु की पहचान करना सिखाना। उसके बाद दूसरा है चक्षुंद्रिय। नेत्रों को प्रवीण बनाने की विभिन्न विधियां हैं, जिनमें से एक यह है कि यदि बच्चे को नेत्रों को पहचानने का प्रशिक्षण दिया जाता है तो उसे एक ही पदार्थ की बनी आकार, वजन और मोटाई में एक सी परंतु विभिन्न रंगों की टिक्कियां दिखाई जाती है। बच्चे को काली टिक्कियां दिखाकर निर्देशिका कहती है कि यह काली है और इस प्रकार उसे अन्य टिक्कियां दिखाती है और उनके रंग बताती है।
इस सोपान के बाद दूसरे सोपान में वह बालक से कहती है कि मुझे काली टिकिया दो। अंत में पुनरावृत्ति के समय तीसरे सोपान में निर्देशिका किसी एक रंग की टिकिया बच्चे को दिखाकर पूछती है यह कौन सा रंग है। मतलब बच्चों को कलर नेम सिखाने के लिए जो विधि काम में उन्होंने ली उसका नाम रखा चक्षुंद्रिय। उसके बाद है स्वादेंद्रिय। स्वादेंद्रिय अर्थात जिह्वा को विभिन्न स्वादों का अनुभव करने के लिए मिठी, खट्टी, कड़वी, चटपटी, नमकीन आदि वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद था स्पर्शेंद्रिय। मोंटेसरी ने इस इंद्रिय प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया है और बच्चे को विभिन्न वस्तुओं का स्पर्श करा के उसकी स्पर्शेंद्रिय का प्रशिक्षण किया जाता है। वह गर्म, ठंडे, गुनगुने पानी में हाथ डालकर ताप का अनुभव करता है। चिकने और रेगमाल कागज पर हाथ फेरकर चिकने तथा खुरदरे का ज्ञान प्राप्त करता है। इसी प्रकार से अन्य अभ्यास करवाए जाते हैं। ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा डायडैक्टिक और ऑपरेट्स द्वारा दी जाती है। दिए गए यंत्रों में बालक पहले 3 ठोस लकड़ी के टुकड़ों की ओर आकर्षित होता है और जिनमें से हर किसी में 10 छोटे छोटे बेलनों की एक पंक्ति लगी होती है तथा पकड़ने के लिए एक बटन भी लगा होता है। पहले लकड़ी के टुकड़े में बेलन एक ही ऊंचाई के होते हैं परंतु उनका अभ्यास भिन्न होता है। दूसरे में बेलन प्रत्येक दिशा में भिन्न होते हैं और तृतीय में उनकी ऊंचाई भिन्न होती है किंतु व्यास एक ही होता है। बालक बेलनों को निकाल देता है और मिला देता है और फिर उन्हें ठीक स्थान पर रखता है। उनके पकड़ने में उनके हाथों का व्यायाम होता है। प्रशिक्षण द्वारा उनके परिणाम का निर्णय करना सीख जाता है तथा इस क्रम को बार बार दोहराने से वह उनमें सफल होता है। इस अभ्यास से बालक की स्पर्शेंद्रिय की ट्रेनिंग दी जाती है और बालक है वो दिशाओं की भिन्नता को ध्यान में रखना सीख जाता है और यह उपकरण स्वयं संशोधन करने वाला होता है और आवश्यकता अनुसार बालक की गलतियों को ठीक कर देता है। उसके बाद दूसरे यंत्र में लकड़ी के 10 गुलाबी रंगे हुए यंत्र होते हैं। यह भी बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। इनसे बालक एक मीनार बनाता है। पहले सबसे बड़ा और उसके ऊपर परिणाम के क्रम में दूसरे घन रखता जाता है और इस प्रकार उसकी आँखों की ट्रेनिंग होती है तथा उसे ऊंचाई का ज्ञान होता है। यंत्र में एक छोटा आयताकार तख्ता भी होता है और वह 2 भागों में विभाजित होता है, एक खुरदरा दूसरा चिकना और इससे उसे विभिन्न प्रकार के स्तवों का ज्ञान होता है तथा वह उनकी भिन्नताओं को समझने लगता है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पदार्थ भी होते हैं, शाटन, रेशमी, ऊनी, सूती, मोटा, बढ़िया कपड़ा। 2 समान टुकड़े भी होते हैं। उनका पदार्थ एक ही होता है लेकिन वे चमकीले और साफ रंग के होते हैं। बालक सब पदार्थों को मिला देता है और फिर ढूंढकर जोड़ों में रखता है। आकर्षित करने वाला एक और यंत्र है जिसमें 6 दराजें होती हैं। जब उन्हें खोला जाता है तो प्रत्येक में 6 चौकोर लकड़ी के फ्रेम होते हैं और प्रत्येक फ्रेम के मध्य में रेखागणित का आकार रखा जाता है और जिसमें एक हैंडल भी होता है। जब इस रेखा गणित के आकार को हटाया जाता है तो नीचे का स्थान भी ठीक उसी आकार का होता है और रेखा गणित की शक्लों को उन आकार की समानता पर दराज में रखा जाता है तथा एक दराज में 6 गोलार्ध होते हैं जिनका कि व्यास कम होता जाता है। दूसरे में 6 त्रिभुज। एक दराज में कई आकार की चीज़ें होती हैं। पहले सरल आकारों को दिया जाता है। बालक 6 आकारों को साथ मिलाता है तथा फिर उन्हें ठीक स्थानों पर रखता है। उन मूर्तियों को छूने और उनके आकारों को पहचानने में बालक की स्पर्शेंद्रिय और दर्शनेंद्रिय की ट्रेनिंग होती है और इस अभ्यास की ड्राइंग के लिए भी अच्छी तैयारी की जाती है। उसके बाद है प्रबोधक उपकरण या भूल का नियंत्रण कैसे करता है। मोंटेसरी ने अपने प्रबोधक उपकरणों की ऐसी रचना की है कि बालक भूलों का नियंत्रण स्वयं कर ले तथा शिक्षक का निर्देशन कम से कम हो। इन उपकरणों का ठीक तथा गलत प्रयोग बिना किसी के बताए ही बालक को मालूम हो जाता है और गलती जान लेने पर बालक का सुधार होता है। अंत में स्वयं ठीक प्रयोग करने की विधि अपनाता है। बेलन का बॉक्स मोंटेसरी पद्धति का एक उपकरण है और जिसमें लकड़ी के तख्ते में विभिन्न गहराई के कई छेद होते हैं तथा प्रत्येक छेद के उपयुक्त एक काष्ठखंड होता है और बालक को काष्ठखंड उपयुक्त छेद में जमाना पड़ता है। इस उपकरण की चर्चा करते हुए प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक किलपैट्रिक के अनुसार यदि बालक भूल करके छोटे काष्ठखंड को किसी बड़े छेद में जमा देता है तो फिर उसके दूसरे काष्ठखंडों को भी अपेक्षाकृत बड़े छेदों में जमाता जाता है। तो अंत में वह क्या देखता है? वह यह देखता है कि एक बड़ा काष्ठखंड बच गया है और तख्ते में सबसे छोटा छेद शेष रहा है। उसे अपनी गलती का पता लग जाता है, वह उसे सुधारने में लग जाता है। इस तरह प्रबोधक उपकरण प्रत्येक भूल का नियंत्रण करता है। उसके बाद है प्रबोधक उपकरण कैसे प्रशिक्षण करता है।
प्रबोधक उपकरणों द्वारा चिन्ह तथा घ्राण नालिका की ज्ञानेंद्रियों को छोड़कर शेष सभी ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित किया जा सकता है। पहले सोपान में बालकों के विस्तार संबंधी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आदि का ज्ञान छोटे बड़े विभिन्न व्यास के बेलनों द्वारा दिया जाता है। बेलनों से उन्हें बड़े, छोटे, मोटे, पतले का ज्ञान भी होता है और फिर तापमान तथा स्पर्श का ज्ञान दिया जाता है। गर्म, गुनगुने और ठंडे पानी में हाथ डालकर ताप ज्ञान करवाया जाता है। चिकने और रेगमाल कागज के टुकड़ों पर हाथ फिराकर चिकने तथा खुरदरे का ज्ञान दिया जाता है। स्पर्श ज्ञान में सूक्ष्मता लाने के लिए बक्स में रखे ऊन, रेशम, मखमल आदि 2-2 टुकड़ों में अभ्यास करवाया जाता है। यह अभ्यास कुछ बढ़ जाता है तो आंखें बंद करके समान स्पर्शानुभूति देने वाले समान टुकड़ों को हाथ फेरकर ढूंढवाया जाता है। और मोंटेसरी स्पर्श क्रिया को विशेष महत्व देती है। रंगों का प्रत्यक्ष ज्ञान और विभिन्न रंग की समान टिक्कियां तथा रेशम के लच्छियों से करवाया जाता है। स्वर्णेंद्रिय के विकास हेतु अनेक ध्वनि की सीटियां तथा भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ों से भरे डब्बे बजाए जाते हैं, जिनमें भरी हुई वस्तु और भिन्नता के कारण ध्वनि में विभिन्नता आ जाती है। और आरंभ में बालक मधुर ध्वनि वाले डब्बों को खोलते हैं, फिर उनके मध्यवर्ती ध्वनि पहचानते हैं और अंत में ध्वनि के सूक्ष्म भेदों को परखने लगते हैं। तोल ज्ञान हल्के भारी वजन उठाकर दिया जाता है और आकार ज्ञान देने के लिए रेखा गणित के अनेक आकारों को काष्ठखंड उपयुक्त खांचे में रखे जाते हैं। स्वर्णेंद्रिय को संगीत का प्रशिक्षण देने के लिए विभिन्न स्तरों की घंटियां, वाद्य यंत्र बजाकर सुनाए जाते हैं। और सभी ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण हो जाने पर उनको पूर्णतः प्रवीण तथा प्रखर करने के लिए नाना विधि खेल खिलाए जाते हैं। उसके बाद है उनका पाठ्यक्रम। मोंटेसरी ने शिशुओं को अथवा 3 से 7 वर्ष के बच्चों को पाठ्यक्रम की 2 प्रधान विशेषताएं मानी हैं। और पहली है, पाठ्यक्रम में बालकों की रुचियों, क्षमताओं तथा आवश्यकताओं के अनुकूल होना चाहिए। दूसरी है, पाठ्यक्रम ज्ञान प्रधान न होकर क्रिया प्रधान होना चाहिए, ताकि बच्चे मतलब जिस काम को करके सीख सकें। क्योंकि क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम बच्चों की कर्मेंद्रियों को प्रशिक्षित कर सकें और उनको व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करता है और उनको अपना स्वाभाविक विकास करने में योग देता है तथा उनको वास्तविक जीवन के लिए तैयार करता है। पाठ्यक्रम के संबंध में अपनी धारणा के कारण मोंटेसरी ने अपने स्कूलों के पाठ्यक्रम में क्रियात्मक व रचनात्मक विषयों को स्थान दिया है तथा पहली 5 कक्षाओं तक के लिए निम्न प्रकार अंकित किए हैं। अब पहली से 5 कक्षाओं के लिए उनकी जो रूपरेखा है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है, सबसे पहले है कक्षा 1 और उसकी आयु क्या होती है, 3 वर्ष। फीते बांधना, बटन लगाना तथा खोलना, छोटी छोटी मेज़ों, कुर्सियों आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, ठंडी तथा गर्म, मोटी तथा पतली, ऊंची तथा नीची, चिकनी खुरदरी वस्तुओं को अंतर करना इत्यादि। मतलब कक्षा 1 में बच्चे को सिर्फ यही चीज़ें सिखाई जाती है। उसके बाद था कक्षा 2, आयु कितनी थी, 4 वर्ष। आसपास के स्थान को स्वच्छ रखना, उचित स्थान पर बैठकर उचित प्रकार से भोजन करना और अपने आप नहाना, हाथ मुंह धोना, कपड़े पहनना तथा उतारना और छोटी तथा बड़ी, लंबी तथा पतली और विभिन्न रंग की वस्तुओं में अंतर करना इत्यादि। उसके बाद कक्षा 3 की आयु कितनी थी, आयु 5 वर्ष। गति, दृष्टि, स्पर्श संबंधी अभ्यास कराना, सीधी रेखा पर चलकर शरीर पर नियंत्रण करना, अक्षर ज्ञान प्राप्त करना, ड्राइंग का अभ्यास करना इत्यादि। उसके बाद उन्होंने कक्षा 4 के लिए क्या बताया, जिनकी आयु थी 6 वर्ष। भोजन परोसना, बर्तन धोना, कमरे की वस्तुओं को ठीक ढंग से और ठीक स्थान पर रखना, गति संबंधी अभ्यास करना और विभिन्न गतियों की पहचान करना और विभिन्न वस्तुओं की सहायता से गिनती का ज्ञान प्राप्त करना, लिखने, पढ़ने, गणित तथा ड्राइंग का ज्ञान प्राप्त करना इत्यादि। उसके बाद कक्षा 5 के लिए उन्होंने क्या बताया, जिनकी आयु 7 वर्ष तक होती है। उपयुक्त इन सब बातों का अध्ययन करना, शारीरिक स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना, संयम और शिष्टाचार का अभ्यास करना, भौगोलिक, ऐतिहासिक ज्ञान तथा वैज्ञानिक शब्दों का ज्ञान प्राप्त करना, खेल द्वारा व्याकरण की शिक्षा प्राप्त करना। ठीक है, इन 5 कक्षाओं का उन्होंने उन 5 कक्षाओं का पाठ्यक्रम निर्धारित किया था। उसके बाद उन्होंने क्या बताया, बच्चों का घर में अनुशासन क्या होना चाहिए, ये उन्होंने बताया। उपयुक्त उन सब बातों का अध्ययन करना, शारीरिक स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना, ये सब चीज़ें उन्होंने कक्षा 5 में सिखाई। अब हम पढ़ते हैं बच्चों का घर में अनुशासन क्या होना चाहिए। इच्छित कार्यों में रुचि बढ़ाकर अप्रत्यक्ष रूप से अनुशासन उत्पन्न होता है। प्रत्येक विद्यार्थी से स्व प्रयत्न तथा शांति द्वारा आत्मनियंत्रण के शिक्षण की आशा की जाती है और बच्चे शांत क्रियाशीलता में रत रहते हैं।
जो बच्चों को बाह्य लक्षण की ओर प्रेरित नहीं करती, वरन जिनका उद्देश्य उस अंतर ज्वाला को जीवित रखना है और जिस पर हमारा जीवन आधारित है। मोंटेसरी लिखती हैं कि वास्तव में अच्छे वे हैं जो अच्छाई की ओर बढ़ते हैं और जो उनके स्वयं के प्रयत्न से निर्मित हैं। ऐसा अनुशासन आज्ञा, धर्मोपदेश तथा अन्य नियंत्रित अनुशासनात्मक पद्धति द्वारा कभी प्राप्त नहीं हो सकता। उसके बाद उन्होंने क्या बताया, बाल सदन की संचालिकाएं। वह धीरे धीरे शांतिपूर्वक घूमता है और उसे इस प्रकार निरीक्षण करती है कि कोई व्यक्ति जिसे उनकी सहायता की आवश्यकता हो तुरंत उनकी उपस्थिति से सूचित हो जाए, जबकि दूसरे जो उनकी आवश्यकता का अनुभव न करते हों और उनकी उपस्थिति की सूचना न पा सकें। उसके बाद मोंटेसरी पद्धति के गुण क्या क्या थे, उनमें क्या क्या विशेषताएं थी। बच्चों के प्रति मैडम मोंटेसरी का अत्यधिक स्नेह, कोमल हृदय, कलाकारों जैसी कल्पना शक्ति और असाधारण सहानुभूति ने शिक्षा पद्धति के सिद्धांतों को एक नवीन दृष्टि दी है। और विशेषकर बच्चों की शिक्षा के लिए तो मैडम मोंटेसरी ने महान देन दी है। मोंटेसरी प्रणाली के प्रमुख गुण हैं। पहला गुण था सिद्धांत का वैज्ञानिक आधार। यह सिद्धांत वैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर आधारित है और मैडम मोंटेसरी एक वैज्ञानिक थी। उन्होंने अनुभव और निरीक्षण के आधार पर वैज्ञानिक सिद्धांतों को अपनाया और उन्होंने अविचारपूर्ण निर्णय नहीं लिया और न ही किसी का पक्षपात ही किया। उसके बाद है बच्चों के लिए स्वतंत्रता। मैडम मोंटेसरी ऐसे शिक्षा शास्त्रियों में अग्र है जो बच्चों को संपूर्ण स्वतंत्रता के वातावरण में शिक्षा देना चाहते हैं। उनके सिद्धांत में अनुशासन का अर्थ है आत्मनियंत्रण तथा प्रेरित क्रियाशीलता। उसके बाद तीसरा है लिखने और पढ़ने में अनूठे सिद्धांत। इस पद्धति में लिखना सीखने का विशेष महत्व दिया गया और लिखते हुए बच्चे की स्नायु संबंधी स्थिति का विशेष ध्यान रखा जाता है, जिससे लिखने और पढ़ने के अभ्यासों को उचित रूप से समन्वित तथा श्रृंखलाबद्ध किया जाता है। उसके बाद फोर्थ है सिद्धांत का सामाजिक महत्व। यद्यपि मोंटेसरी पद्धति मूलतः व्यक्तिवादी है, तथापि यह सामाजिक मूल्यों से भरपूर है और मेज़ पर इकट्ठे खाने लगाना, मिलकर खाना खाना, बर्तन धोना, साफ करना और दूसरों के सहयोगात्मक कार्य करना आदि अनेक क्रियाओं का पर्याप्त सामाजिक महत्व भी है। उसके बाद उन्होंने क्या बताया, 5th नंबर में छोटे बच्चों के लिए सम्मान की भावना। मोंटेसरी के शब्दों में बच्चा ही ईश्वर है, उसका स्कूल ही मंदिर है तथा बच्चे की स्वत्व शक्ति ही मंदिर की अधिष्ठात्री देवी है। वे आगे लिखती हैं कि आज एक ही अनिवार्य आवश्यकता सम्मुख है और वह है शिक्षा के सिद्धांत और शिक्षा में सुधार। और जो कोई भी इस उद्देश्य के लिए संघर्ष करता है वह वास्तव में मनुष्य मात्र के पुनरुद्धार के लिए संघर्ष करता है। मोंटेसरी ने जिस सिद्धांत को जन्म दिया उसने बच्चे के महत्व को और भी बढ़ा दिया। उसके बाद 6 पॉइंट है व्यक्तिगत शिक्षण। मोंटेसरी पद्धति व्यक्तिवाद को प्रमुख स्थान देती है। उसके बाद 7th है ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण। मोंटेसरी सिद्धांत का उद्देश्य है बच्चों के ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण द्वारा बढ़ाना। उनका सूत्र है मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ो, सामान्य से विशेष की ओर बढ़ो। ये दोनों उनके मुख्य सूत्र थे। मतलब पहले उनको कोई मूर्त चीज़ होती है उसकी शिक्षा दी जानी चाहिए। जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर एक मूर्त चीज़ है, लेकिन इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है वो अमूर्त होता है। तो उन्होंने क्या बताया कि मूर्त से अमूर्त की ओर बच्चे को शिक्षा दी जानी चाहिए। उसके बाद है सामान्य से विशेष की ओर शिक्षा। पहले बच्चे को जनरल चीज़ों के बारे में बताना चाहिए, ये कंप्यूटर है, ये माउस है, और उसके बाद विशेष की ओर मतलब ये काम क्या करते हैं, किस पद्धति से ये काम करते हैं, तो वो होती है विशेष। उसके बाद था जीवन द्वारा शिक्षा प्राप्ति। मैडम मोंटेसरी ने अपने स्कूल में ऐसी व्यवस्था की है कि बच्चों में नियमितता, स्वच्छता की आदतें पड़ें और कोई विशेष क्रियात्मक अभ्यास हैं। बच्चे श्रम के महत्व को समझते हैं क्योंकि वे अपनी आवश्यकताएं स्वयं पूरी करते हैं। उसके बाद जो मोंटेसरी की पद्धति थी उसमें कुछ दोष भी थे। वो कौन कौन से दोष थे? सबसे पहला है शारीरिक पहलू पर मनोवैज्ञानिक पहलू की अपेक्षा अधिक बल। इस पद्धति में अध्यापक प्रत्येक बच्चे की ऊंचाई, वजन, दृष्टि इत्यादि का वृत्त तैयार करता है और उसमें स्वभावगत व भावनागत लक्षणों की ओर कम ध्यान दिया जाता है।
उसके बाद दूसरा है यांत्रिक तथा कृत्रिम प्रबोधक साधन। प्रबोधक साधनों में बहुत अधिक महत्व दिया गया है। आलोचकों का तर्क है कि वे साधन अध्यापक और बच्चों के लिए बंधन है और बच्चे को प्रबोधक यंत्र की सहायता से विभिन्न अभ्यास करने पड़ते हैं। अध्यापक भी उन्हीं की सहायता से ही बच्चे को कार्य करवाने के लिए अपेक्षित है और इस प्रकार अध्यापक और बच्चे की मौलिक तथा स्वतंत्र अभिव्यंजना नहीं हो पाती और प्रबोधक साधन अवास्तविक और अप्राकृतिक है। उसके बाद थर्ड उनका दोष है कल्पना शक्ति के प्रशिक्षण के प्रति अनुदार दृष्टिकोण। उनका था मोंटेसरी पद्धति में परियों की कहानियों का कोई विशेष स्थान नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, उन्होंने कहा था कि परियों की कहानियाँ होती हैं वो काल्पनिक होती हैं और बच्चों को परियों की कहानियाँ नहीं सुनाई जानी चाहिए। परियों की कहानियों की कल्पना शक्ति से विकास की दृष्टि से गहरा महत्व है और साहित्यिक दृष्टि से परियों की कहानियाँ महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद था प्रयोजन तथा समवाय के लिए एक कम स्थान। आधुनिक शिक्षण क्रम प्रयोजन द्वारा सभी विषयों के अध्यापन तथा समर्थन करता है और क्रिया द्वारा शिक्षा प्राप्ति आधुनिक शिक्षा पद्धति का रहस्य है, परंतु मोंटेसरी पद्धति में बच्चों को प्रबोधक यंत्रों तक ही सीमित रखा जाता है। उसके बाद प्रशिक्षण के स्थानांतरण में विश्वास। ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण का विचार मोंटेसरी प्रणाली का प्रमुख सिद्धांत है जो कि पुराना है। उनका विश्वास है कि विशिष्ट शक्ति ही विशिष्ट ज्ञानेंद्रिय को प्रशिक्षण से यह संभव हो सकेगा कि उसी प्रशिक्षण से दूसरी शक्ति द्वारा काम लिया जा सके और आधुनिक मनोविज्ञान इस विचार से सहमत नहीं है। अधिक खर्चीली। मोंटेसरी ने जिस प्रकार की शिक्षा संस्थाओं का समर्थन किया उन्हें बनाने के लिए अधिक धन की आवश्यकता है। उसके बाद है उपयुक्त अध्यापकों का अभाव। मोंटेसरी प्रणाली की सफलता ऐसे अध्यापकों पर निर्भर है जिन्हें बच्चों के मनोविज्ञान का गंभीर अध्ययन हो और जो प्रयोगशाला कार्य में निपुण हो और ऐसे अध्यापकों की पर्याप्त मात्रा में मिलना बहुत ही कठिन है। मतलब जो बच्चे को प्रैक्टिकल करने में निपुण हो। उसके बाद है फ्रोबेल और मोंटेसरी की विचारों में तुलना। सबसे पहले हमने फ्रोबेल की पद्धति के बारे में पढ़ा था और अब हमने मोंटेसरी के विचारों के बारे में पढ़ा है, तो इन दोनों की हम तुलना करके देखते हैं। उसके बाद सबसे पहले देखते हैं भी इन दोनों की पद्धति में समानताएं कौन कौन सी है। पहली समानता है भीतर से विकास करने का सिद्धांत। दोनों ही शिक्षा शास्त्री बच्चे की अंतः प्रकृति का विश्वास का पक्ष लेते हैं। उनका कथन है कि शिक्षण का कार्य भीतरी प्रवृत्तियों को ही बाहर लाकर विकसित करना है। उसके बाद है बच्चों का सम्मान व स्नेह है। दोनों ही महान शिक्षाविद यह चाहते हैं कि बच्चों को भरपूर प्यार दिया जाना चाहिए और उनके व्यक्तित्व को आंका जाए और उन्हें सम्मानित किया जाए। उसके बाद शिशु शिक्षा के महत्व का समर्थन। फ्रोबेल तथा मोंटेसरी ने शिशु शिक्षा के लिए नई पद्धतियां देकर पूर्व शिक्षालय तथा शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी कार्य किया। उसके बाद ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल। फ्रोबेल और मोंटेसरी ने ऐसे यंत्रों का निर्माण किया जिनसे बच्चे के ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है और स्वस्थ वातावरण। दोनों ही शिक्षा शास्त्री इस बात पर बल देते हैं कि बच्चों को स्वस्थ वातावरण की सुविधा दी जानी चाहिए ताकि उनकी अंतः प्रवृत्ति का यथोचित विकास हो सके। उसके बाद हम पढ़ते हैं इनकी विषमताएं। इनकी जो सिमिलैरिटीज़ थी वो हमने देखी कि इन दोनों में समानताएं क्या थी। अब हम पढ़ते हैं इनकी अलग अलग विषमताएं। सबसे पहले है दार्शनिक सिद्धांतों पर आधारित। फ्रोबेल की शिक्षा पद्धति है उनके विचारों मतलब दर्शन पर निर्भर है और वह एक दार्शनिक था जो बाद में शिक्षा की ओर झुक गया और उनके शिक्षा सिद्धांत समझने के लिए पहले उनके दार्शनिक विचारधारा को समझना आवश्यक है। और वैज्ञानिक पृष्ठभूमि है। मोंटेसरी प्रणाली एक डॉक्टर तथा वैज्ञानिक के प्रयत्नों के फलस्वरूप अद्भुत हुई, अतः इनका मूल वैज्ञानिक है। उनका था जो फ्रोबेल था उनकी जो शिक्षा पद्धति वो दार्शनिक थी और मोंटेसरी की थी वैज्ञानिक। उसके बाद सामाजिक विकास। बच्चों को समूह में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए और एक ही प्रकार के विषय सब बच्चों को इकट्ठे पढ़ाए जाने चाहिए। ये था फ्रोबेल का विचार। और मोंटेसरी ने क्या कहा था कि इस प्रणाली में व्यक्तिगत विकास पर बल दिया जाता है, सामाजिक विकास पर कम। मोंटेसरी ने व्यक्तिगत विकास पर बल दिया और फ्रोबेल ने सामाजिक विकास पर। उसके बाद है उपहारों द्वारा ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण। शिशु विहार प्रणाली में ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षण निश्चित उपहारों द्वारा होता है। प्रत्येक उपहार के साथ एक क्रिया जुड़ी होती है जिससे करता हुआ बच्चा प्रशिक्षित होता है। उसके बाद मोंटेसरी ने क्या कहा था कि ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षण के लिए यह प्रणाली प्रबोधक यंत्रों का आयोजन करती है। ये प्रबोधक यंत्र फ्रोबेल के उपहारों से नितांत भिन्न है। मतलब इनके जो प्रबोधक यंत्र हैं वो उनसे अलग हैं। दैनिक जीवन की व्यवहारिक क्रियाओं पर बल।
प्रकृति अध्ययन तथा मिट्टी के मॉडलों का काफ़ी स्थान है, ये दिया था फ्रोबेल ने। और मोंटेंसरी ने क्या कहा था कि हस्तकला के अतिरिक्त इस प्रणाली में सफाई, धुलाई आदि विशेष महत्व स्थान है और बच्चे अपना ध्यान स्वयं रखना सीखते हैं। उसके बाद फ्रोबेल ने क्या कहा था, प्रयोग करने में सुविधा। इस विधि का प्रयोग कितना किसी यंत्र की सहायता से हो सकता है और शिशु विहार पद्धति के अनुसार शिक्षालय चलाने के लिए किसी बहुत भारी यंत्र की अथवा प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं है। और मोंटेसरी ने कहा था यंत्रों की अनिवार्यता। मोंटेसरी पद्धति पर स्कूल चलाने के लिए बहुत कीमती यंत्रों की आवश्यकता होती है और यंत्रों के बिना स्कूल स्थापित नहीं हो सकता है। उसके बाद फ्रोबेल ने अपना छठा सिद्धांत क्या दिया था कि कल्पना शक्ति के विकास को स्थान दिया था। कल्पना शक्ति के विकास के लिए फ्रोबेल ने अपनी कहानी की कला को समर्थन दिया और उन्होंने मारिया मोंटेसरी ने क्या किया, परियों की कहानियों को स्थान नहीं। इस प्रणाली में परियों की कहानियों का कोई स्थान नहीं, जीवन की वास्तविकताओं को अधिक महत्व दिया जाता है। और उसके बाद फ्रोबेल ने क्या कहा था कि श्रेणी कक्ष का अध्यापन। इस प्रणाली में कक्षा अध्यापन आवश्यक है और निश्चित आवर्तन या समय विभाग चक्र के अनुसार सारा कार्य होता है। और उन्होंने दिया था व्यक्तिगत शिक्षा। व्यक्तिगत शिक्षा किसने दिया, मारिया मोंटेसरी ने। यह पूर्ण रूप से व्यक्तिगत प्रणाली है और कोई निश्चित आवर्तन तथा समय विभाग का चक्र नहीं होता है। बच्चे अपनी रुचि और पसंद के अनुसार अध्ययन करते हैं। उसके बाद साधारण योजना। साधारण योजना को दिया था फ्रोबेल ने और इस पद्धति में साधारण लिखने, पढ़ने तथा गणित के अध्यापन में उपयुक्त व्यवस्था नहीं है। और जो मारिया मोंटेसरी थी उन्होंने क्या दी, लंबी चौड़ी योजना। लिखने पढ़ने में गणित के अध्ययन के लिए लंबी चौड़ी और ब्यौरेवार योजना का आयोजन इस पद्धति में की अपनी एक विशेषता है। उसके बाद फ्रोबेल ने दिया था खेल कूद पर बल। फ्रोबेल पद्धति खेल कूद के कार्यक्रमों पर अधिक बल देती है और सभी पाठों के गीतों, हाव भावों और गतिविधियों पर अधिक बल दिया जाता है। उसके बाद मारिया मोंटेसरी ने आत्मशोधक यंत्र। ये यंत्र बच्चों के लिए रखे जाते हैं और जिनका बच्चे विशेष रूप से प्रयोग करते हैं और खेलने के लिए बच्चों को समय कम मिलता है। उसके बाद इसका लास्ट पॉइंट है फ्रोबेल का नेता के रूप में अध्यापक। कि अध्यापक एक माली है जो नन्हे मानव पौधों की देखभाल करता है और वह एक नेता है जो उनका गीतों और दूसरी कार्यविधियों के मार्गदर्शन करता है। और मोंटेसरी ने कहा था निर्देशिका के रूप में अध्यापक। कि निर्देशिका का कार्य बच्चों के लिए यांत्रिक साधनों की सुविधा प्रदान करना तथा तत्पश्चात एक दर्शक के रूप में दूर से ही बच्चे की कार्यविधियों का निरीक्षण करना और आवश्यकता पड़ने पर बच्चों का मार्गदर्शन करना है।